हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 1 फरवरी 2023 को। और इस पेपर के हमने कई सारे पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सी टेट के प्रीवियस पेपर की लिंक डाली हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक कर अब तक मैंने 2014 से और 2024 तक के जितने भी प्रीवियस पेपर कराए हैं उन सभी को देख सकते हो। और ये सभी एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट लगी हुई है, ये साइड में जो लगी हुई है। और ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है मैंने। पहले किसी चैप्टर को पढ़ाया है, उसके बाद उसके एमसीक्यू कराए हैं। इसलिए आपको हर चैप्टर की दो दो प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, दो हिस्ट्री की, दो ज्योग्राफी की और दो आपकी पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की। क्योंकि पहले किसी चैप्टर को पढ़ाया गया है, फिर उसके मैंने एमसीक्यू कराए। तो एमसीक्यू देखने हैं तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और आपको थ्योरी देखनी है तो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थल रूप, यानी कि ये स्थल रूप है और ये है घटक। ठीक है, आइए देखते हैं। ए है तटबंध। तटबंध का संबंध किससे होता है? देखो, तटबंध क्या होता है, ये बनाए जाते हैं नदी में। ठीक है, नदी पर बनाए जाते हैं। बी है स्टेक। ठीक है, स्टेक क्या होता है? ये होते हैं समुद्र में। समुद्र में स्टेक का मतलब ये होता है जब समुद्र के जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आते रहते हैं, ठीक है, लहरें आती रहती हैं, तो जो साइड में उनकी साइड में जो चट्टाने होती हैं मिट्टी की, उनको वो तोड़ती रहती हैं लगातार। और लहर आती रहेंगी ज्वार भाटा के द्वारा और उनको तोड़ती रहेंगी। तो क्या होता है, एक गुफा टाइप की बन जाती है ना। और फिर जब वो गुफा, फिर पानी और ज्यादा आता रहता है, तो जो एक तरह से जो बीच है, एक तरह से जो कह सकते हैं हम समुद्र का जो किनारा है, उस पर इस तरह की कई बार आकृति बन जाती है। ठीक है, इस तरह का एक स्तंभ सा खड़ा रहेगा। इधर वाली चट्टान पानी जोर लगा लगा कर तोड़ देगा, इधर वाली चट्टान तोड़ देगा, लेकिन बीच में कैसा एक स्तंभ जैसा खड़ा रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं स्टिक। ठीक है, गुफाएं हम किसको बोलते हैं? मान लीजिए ये समुद्र का, एक मिनट, देखो ये समुद्र का किनारा है ना। और पानी ने इस तरह से इसमें अंदर एक बड़ा होल कर दिया है, एक बड़ा छेद कर दिया है। ठीक है, अब पानी बार बार इसको टक्कर मार रहा है, तो इस तरह से ये एक होल टाइप का बन जाता है। ठीक है, अब पानी इधर भी कोई नरम चट्टान है, मतलब नरम मिट्टी है, तो इधर भी मार रहा है ना। अब दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा एक एक दिन कि ये दोनों जो मतलब इन दोनों तरफ जो मिट्टी है ये हटती चली जाएगी, और ये जो बीच का एक स्तंभ सा बच जाएगा। ठीक है, बाद में इसकी आकृति कैसे बन जाएगी इसी चित्र की? देखो, बाद में इसी चित्र की आकृति ऐसी बन जाएगी, एक मिनट, बाद में इसी चित्र की आकृति ऐसी बन जाएगी कि ये बीच वाला स्तंभ रह जाएगा, और ये जो साइड वाली इस तरह की जो गुफाएं थी वो हट जाएंगी। तो इसको स्ट्रिक बोलते हैं, गुफा भी मैंने आपको समझा दिया। और ये सब किसकी वजह से होता है? समुद्री तरंग, यानी कि समुद्र की जो लहरें आती रहती हैं, पानी एक बार ऊपर उठता है, नीचे आ जाता है, इस तरह से जो क्रियाएं होती हैं समुद्र में, उसकी वजह से होता है। सी है आपका छत्रक सैल। देखो, छत्रक सैल जो बनते हैं वो रेगिस्तान में बनते हैं। ठीक है, जब रेगिस्तान में आंधियां चलती हैं, है ना, तो वो क्या करती हैं, बालू से कुछ आकृतियां बन जाती हैं। बालू की कुछ आकृतियां बन जाती हैं हवा की वजह से। ठीक है, बहुत सारी आकृतियां हैं, लेकिन इनमें इन्होंने किसके बारे में बोला है? छत्रक सैल के बारे में बोला है, तो हम केवल छत्रक सैल ही बताएंगे आपको। देखो, इस तरह से हो जाता है, इस तरह से आकृति बन जाएगी, यानी कि जब हवा आएगी तो यहाँ की जो नीचे वाली मिट्टी है ना, वहां को उड़ा के ले जाएगी। ठीक है, और ऊपर वाला ऐसे ही बना रहेगा, यानी कि लगभग लगभग देखने में ये मशरूम के आकार का बनता है ना। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये है हिममोड़। देखो, हिममोड़ कहाँ बनते हैं? जहां पर ग्लेशियर होते हैं ना, बर्फ के जमा होते हैं, जब जो बर्फ है वो नीचे खिसकती रहती है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी समय में वो क्या करती है, पिघलने के लिए नीचे खिसकती रहती है। तो मान लीजिए एक इधर से बर्फ आ रही है, ठीक है, एक इधर से बर्फ खिसलती हुई आ रही है, यानी कि बर्फ की नदियां होती हैं। ठीक है, ग्लेशियरों पर। तो इस तरह से नदियां आ रही हैं, है ना। अब ये बीच वाला स्थान तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन ये दोनों तरफ से जब बर्फ आएगी तो क्या होगी, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इधर से भी आई और इधर से भी आई, कहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी? इस पॉइंट पे आके इकट्ठा हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे? हिममोड़ बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद में क्या आएगा? हिममोड़ के बाद में हिम नदियां बन जाएंगी। ठीक है, हिममोड़ की वजह से क्या बनती है? हिम नदियां का निर्माण होता है। और ये जो इकट्ठा है और बाद में ये खिसल खिसल के नीचे की तरफ जाता रहेगा, तो हिम नदियां होंगी। और जब हिम नदियां पहाड़ों से नीचे उतरने लगती हैं, तो वो गर्मी के कारण क्या हो जाता है? पिघलने लगती हैं, और इन हिम नदियों से ही
क्या बनता है, हमारी नॉर्मल नदियां बन जाती हैं। तो देखिए जो इसका सही आंसर होगा, दो ही सही है, ठीक है। एक तो पहला दूसरा सही है और एक चौथा सही है, यानी कि बी और डी सही है, जबकि ये दोनों गलत थे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको सही करके भी बता दिए, एग्जाम में अगर सीधा पूछे या उल्टा पूछे आप बता देना, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि ये आया है आपका सेवंथ क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 5 से आया है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। देखो एनसीईआरटी से कुछ भी बाहर नहीं आता है, मैं आपको हर क्वेश्चन का बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन आपका कौन सी एनसीईआरटी से आया है, कौन से चैप्टर से आया है। तो मेरे पास इस चीज का पूरा प्रूव है कि कोई भी क्वेश्चन जो भी कंटेंट से आ रहा है वो आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारण इसके लिए उत्तरदायी है। कैसी है लद्दाख की जलवायु, अत्यंत शीतल है, ठीक है, यानी कि ठंडी है, आप सबको पता है कि ठंडी है। और लद्दाख क्या है, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान भी है, क्योंकि वहां पर जो वायु में नमी है वो ना के बराबर है, ठीक है। नमी कैसी है वायु में, ना के बराबर है। और वहां पर बारिश होती नहीं है, तो इसलिए जलवायु कैसी है, शुष्क, ठीक है, यानी कि वहां का जो हवाएं हैं उसमें नमी नहीं है, ठीक है। और किसी भी हवा में नमी कैसे होगी, जब वहां पर पर्याप्त बारिश होगी, तो वहां पर बारिश नहीं होती है, तो इसलिए लद्दाख को हम ठंडा रेगिस्तान भी बोलते हैं। अब देखिए ये जो जलवायु इस तरह की है उसका क्या कारण है। पहला है अक्षांश, यानी कि जो लद्दाख है वो ऊपर वाले अक्षांश ऊपर है, यानी कि ये 0 डिग्री है ना। और जो फिर है आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है। और जो हमारा लद्दाख है वो इससे भी ऊपर है, तो ये कारण है। दूसरा है ऊंचाई, तीसरा है वायु दाब एवं पवने, और चौथा है समुद्र से दूरी। तो देखिए 52 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, ऊंचाई। इसका मेन कारण क्या है, ऊंचाई। लद्दाख इतना ज्यादा ऊंचाई पर है, यानी कि लद्दाख पर में क्या है, बड़े बड़े पहाड़ हैं और इतनी ऊंचाई पर है कि कई जगह वहां पर नॉर्मली सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है उसमें नमी बहुत कम है, ठीक है। जो प्रॉपर एक मनुष्य की बॉडी को चाहिए नमी पानी में, वो भी नहीं है वहां पर, तो वहां पर सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। इसी और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ऊंचाई के कारण हो रहा है, ठीक है, कि वो इतना ऊंचा है इसलिए वो क्या है, ठंडा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए अभिकथन है ए, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। कम तापमान, ठीक है। देखो आपने सर्दियों में सुना होगा टेम्परेचर कितना है, 8 डिग्री, 4 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है। 2 डिग्री भी दिल्ली का हो जाता है, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो 2-3 डिग्री भी हो जाता है, जबकि 8 डिग्री भी बहुत ज्यादा ठंड होती है, लेकिन 2-3 डिग्री भी हो जाता है। शायद 2021 या 22 में हो गया था बहुत ज्यादा ठंडा, है ना। तो कई दिन तक धूप ही नहीं निकली थी और बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। अब देखिए पहले से तो ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है और पहले से ज्यादा ठंड पड़ने लगी है, कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है ना। तो जहां तापमान कम होगा वहां की जलवायु कैसी होगी, ठंडी। क्योंकि मैंने आपको अभी उदाहरण दिया ना कि सर्दियों में कैसी होती है, तापमान कम होता है ना, 8 डिग्री, 4 डिग्री इस तरह से होता है, तो तापमान कम होता है तो वायु कैसी होती है, ठंडी। और वहीं अगर आप उसमें देखेंगे गर्मियों में तो तापमान कितना होगा, मैक्सिमम होता है 42, 44, 45, ठीक है, 42, 45, 40। हमारे यहाँ दिल्ली का 43 तक एक दिन आंका गया है, जिस दिन सबसे ज्यादा गर्मी थी 53, है ना। ऐसा न्यूज में आया था, मैंने न्यूज में देखा था कि 53 तक हो गया था दिल्ली का टेम्परेचर। और इस बार हीट वेव की वजह से बहुत सारी मृत्यु भी हुई है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि तापमान जो बढ़ता है वो सर्दियों में तापमान ज्यादा होता है, ठीक है, अधिक होता है, तो वायु कैसी होती है, गर्म होती है। और सर्दियों में तापमान कम होता है, वायु कैसी होती है, ठंडी होती है। अब देखिए जो ठंडी वायु होती है वो कैसी होती है, भारी वायु होती है, ठीक है। वो वेट होता है उस वायु में, क्योंकि ठंडी वायु है तो उसमें नमी की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है ना। वहीं अगर आप सर्दियों में देखेंगे तो जो वायु होती है वो हल्की होती है ना, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा कम होती है ना। और ऊपर से सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है वो उस नमी को सोख लेता है, मतलब खत्म कर देता है वायु में से। और कैसी हवाएं चलने लगती हैं, गर्म हवाएं चलने लगती हैं। अगर हमारे देश में मानसून ना आए तो हमारी जो गर्मियां हैं वो काफी लंबी हो जाएंगी और हमारा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब जुलाई में किसकी वजह से बारिश होती है, हमारे यहाँ मानसून की वजह से बारिश होती है। मानसून नहीं आएगा तो हम जी नहीं पाएंगे यहाँ पर भारत में, ठीक है, इतनी ज्यादा गर्मी हो जाएगी गर्मियों में। अब देखिए कारण है ठंडे क्षेत्रों में वायु
भारी होती है, तो बिल्कुल सही है। अब मैंने आपको पूरा ही बता दिया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए ये आया है आपका 7th क्लास की एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर का नाम है आपका वायु, और वायु से ही आया है। 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8-10 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी में से। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? जनसंपर्क का, ठीक है, मास मीडिया नहीं है ना, सोशल मीडिया नहीं है, इनमें से कौन सा? पहला है समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, दूसरा है रेडियो, तीसरा है सेलुलर फोन, और चौथा है टेलीविजन। देखो इन ये जो समाचार पत्र होते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं, वो बहुत सारे लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। रेडियो को भी एक ही बार में कई सारे लोग सुन सकते हैं, मतलब बहुत सारे प्रसारण होता है इस पर। और टेलीविजन भी बहुत सारे लोग, टेलीविजन से भी बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। लेकिन जो सेलुलर फोन है, ठीक है, उससे 2-3 लोगों से ही हम बात करते हैं एक बार में, है ना। अगर हमने कॉन्फ्रेंस कॉल करी तो उसमें कितने लोग जुड़ पाएंगे? 5-6, 8-10 लोग जुड़ पाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन इनमें लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो थर्ड वाला उदाहरण है वो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पतियां कहाँ नहीं पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, भूमध्य सागर प्रकार की वनस्पतियां। तो सबसे पहले हम मैप में ये देखेंगे कि भूमध्य सागरीय प्रकार की जो वनस्पतियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कहाँ पाई जाती हैं। आइए हम देखते हैं कि कहाँ पाई जाती हैं। देखो वो देखेंगे हम वर्ल्ड मैप में, है ना। एक मिनट में मैप खोल लेती हूँ। देखिए अब इस मैप में हम देखेंगे कि कहाँ पाई जाती हैं। एक मिनट में पेन ले लेती हूँ। देखिए ये है आपका भूमध्य सागर। कहाँ है भूमध्य सागर? यहाँ पर है। देखो ऊपर में कहाँ लगा हुआ है? यूरोप में। इधर से कहाँ लगा हुआ है? एशिया से। और इधर से लगा हुआ है अफ्रीका से, ठीक है। तो इस भूमध्य सागर के आसपास जितनी भी जगह, मतलब जितने भी प्रदेश हैं, है ना, जो जो भी स्थान है स्थलीय सीमा के, इसके आसपास क्या होता है? भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो वनस्पतियां होती हैं वो रस भरी होती हैं। रस भरी का मतलब होता है जैसे मौसमी है, नींबू है, इस तरह का, ठीक है, अंगूर है, इस तरह की जो वनस्पतियां होती हैं वो मेन होती हैं यहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पतियों में। और देखिए और कहाँ पर होता है? देखो यहाँ पर जो रॉकी पर्वत है, जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में जो अमेरिका है, ये जो निकला हुआ भाग है, यहाँ पर यहाँ पर पाई जाती है। एक मिनट में पेन दूसरा ले लेती हूँ, क्योंकि रेड से तो इसमें हो रखा है तो आपको कई पता नहीं चलेगा कि कौन सा है, ठीक है। हम ग्रीन ले लेते हैं। तो एक पाई जाती है इधर, ठीक है। एक आपको पता चल गया ना कि भूमध्य सागर जो है ये वाला, उसके आसपास जितने भी एरिया आ रहे हैं उन सब में पाई जाती है, यूरोप में। इधर आपका एशिया लगा हुआ है, एशिया में। और इधर आपका अफ्रीका लगा हुआ है, अफ्रीका में, ठीक है। फिर आपका पाया जाता है यूएसए में, अमेरिका के कहाँ? कैलिफोर्निया में। उसके बाद आपका पाया जाता है, देखो दक्षिणी अमेरिका में कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, इधर की साइड पाई जाती है। और अफ्रीका में यहाँ पर भी पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश का क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका में भी पाई जाती है। और देखो ऑस्ट्रेलिया में भी, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में। देखो इस पूरे भूमि पर यहाँ पर क्या पाई जाती है? भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब देखिए एक चीज आप नोटिस करना, मैं आपको बताती हूँ। देखो ये आपका 0 डिग्री हो गया, ठीक है, ऊपर में आपकी कर्क रेखा हो गई, और नीचे में आपकी मकर रेखा हो गई, ठीक है। यानी कि ये जो तीनों रेखाओं के बीच का क्षेत्र है ये कौन सा होगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, ठीक है, हो गया ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इससे ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उपोषण वाला क्षेत्र, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? उपोषण वाला, उत्तर में भी और आपका दक्षिण में भी, ठीक है। तो आप ये चीज नोटिस कीजिए। देखो मैं याद रखने के लिए बता रही हूँ आपको, सीटेट के लिए थोड़ी ना, टीजीटी और पीजीटी के लिए भी तो याद रखनी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो जगह है, ठीक है, ये कौन सी जगह है? उष्ण कटिबंधीय के बाद में तुरंत बाद में कौन सी जगह होती है? तुरंत बाद में होती है आपका उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो उपोष्ण कटिबंध में कौन सी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? देखो उत्तर में भी है, ठीक है, और दक्षिण में भी है। देखो ये एंडिस पर्वत के आसपास पाई जा रही है, इसका मतलब ये उपोष्ण में पाई जाती है। देखो ये वाली जो लाइन है ये उपोष्ण की है। तो यानी कि उपोष्ण क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? आपकी भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। एक बार दोबारा से मैं क्लियर करती हूँ आपको कि आप देखो रट लीजिए इस चीज को कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, इससे 23 डिग्री उत्तर में, 23 डिग्री दक्षिण में क्या है? कर्क और मकर रेखा है, इनके बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या है? इनके जो तुरंत बाद
कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे कौन सा होगा, उपोष्ण कटिबंध होगा। ठीक है, तो जो भूमध्य सागरीय प्रकार की जो वनस्पतियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, उपोष्ण कटिबंध में पाई जाती हैं। ठीक है, ये अभी आप बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ मैंने आपको बता दिया वर्ल्ड मैप में। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा टाइम, तो प्लीज आप लोग एडजस्ट करना क्योंकि समझाने में टाइम लगता ही है। ऑप्शन है ए पहला, यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागरीय सागर के समीप वाले प्रदेश। तो देखो वहां पे तो पाई जाती है, मैंने अभी आपको मैप में समझा दिया। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, वहां पे भी समझाई जाती है, मैंने बताया था ना आपको मैप में। तीसरा है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, देखो यहाँ पे भी पाई जाती है ना, सॉरी। और नेक्स्ट है आपका फोर, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका। तो आपकी कहाँ नहीं पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में नहीं पाई जाती है। देखो अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। देखो अफ्रीका महाद्वीप कुछ कुछ इस तरह से था, तो मैंने नीचे की तरफ आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या पाई जाती है, भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, लेकिन पूर्व में नहीं पाई जाती है। पूर्व यानी कि दक्षिण सॉरी अफ्रीका महाद्वीप का ये वाला साइड जो है इसमें नहीं पाई जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित संसाधनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जब इस तरह से बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन हो तो नीचे की तरफ आप देख लेना कि इसने क्या पूछा है। इसका मतलब इसमें 3 ऑप्शन हमें सही करने हैं। इसमें कितने ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन हमें कितने सही करने हैं, 3 ऑप्शन सही करने हैं। ये चीज आप पहले देख लेना, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ के जब यहाँ तक आओगे ना तो आप भूल जाओगे कि क्या पूछा था। फिर इसने क्या पूछा है ये हमें देखना है, उपयुक्त में से कौन सा या से प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। हमें कौन सा देखना है कि कौन से इन 5 में से नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। अब देखो 2 नहीं होंगे क्योंकि 3 ही दे रखे हैं ना ऑप्शन में कि 3 सही है, तो 3 हमें देखने हैं कि कौन से सही है। ए है अभ्रक। तो अभ्रक क्या है, अभ्रक एक प्रकार का इस तरह का खनिज है कि आप एक बार यूज करेंगे तो फिर वो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे लोहा है, जैसे कोयला है ना, जैसे पेट्रोलियम है, उस तरह से क्या है, अभ्रक है। बी है बन। देखो बन ऐसे हैं अगर हम लोग एहतियात से यूज करेंगे, यानी कि अविवेकपूर्ण दोहन नहीं करेंगे उनका, मतलब अपने फायदे के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ नहीं काटेंगे, तो वन कैसे हैं, नवीकरणीय है, उनको लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही एक के बाद एक पेड़ उगते रहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है वनों की, ये अपने आप चलती रहती है। सी है आपका प्राकृतिक गैस। देखो इस प्राकृतिक गैस को एक बार आप यूज कर लोगे खत्म, फिर आपको उसको रीयूज नहीं कर सकते हो। रीयूज का मतलब ये है कि एक बार आपने जो भंडार भरे हुए हैं गैसों के, पेट्रोलियम के साथ ही निकलता है ये भी प्राकृतिक गैस भी, तो एक बार आपने पृथ्वी में से निकाली तो आप दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक बार ही यूज कर सकते हो। डी है मृदा। देखो मृदा को आप बार बार यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बार बार यूज, क्यों, मृदा की जो परत है पृथ्वी पर वो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको दूषित कर रहे हैं, इसलिए जो मृदा है वो उसकी क्वालिटी जो है वो काफी खराब होती जा रही है। लास्ट है आपका ई कि जल। जल कैसा है, जल भी एक नवीकरणीय संसाधन है। देखो जल का चक्र होता है कि समुद्र में जो जल है वो भाप बन के ऊपर उठेगा, कुछ भाप कहाँ पर जम जाएगी, आपके ग्लेशियरों पर जम जाएगी, यानी कि पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर जम जाएगी। बाद में वही पिघल के कहाँ जाती है, नदियों पे आ जाती है, नदियों में आ जाती है, और नदियों का पानी कहाँ जाता है, समुद्र में जाता है। ठीक है, उसी तरह से कुछ भाप उठेगी बारिश के रूप में, हो जाए बारिश होगी उस भाप से, मानसून के जरिए जो बारिश होती है, या पर्वतीय जो वर्षा होती है वो बारिश होगी। उसके बाद वो पानी कहाँ जाएगा, नहर और नालों के जरिए कहाँ चला जाएगा, आपका समुद्र में चला जाएगा। तो ये क्या है, एक चक्र है। तो पानी हमेशा से इतना ही है पृथ्वी पर और इतना ही रहेगा। उसको क्या है, हम ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए पानी की कमी है। ठीक है, अगर हम ठीक से यूज करें, नदियों के जल को दूषित ना करें, ठीक है, तो पानी की कमी नहीं पड़ेगी। तो ये भी कैसा है, एक नवीकरणीय संसाधन है। अब देखो सही कौन सा होगा, जिसमें बी डी और ई होंगे, बी डी और ई। तो इसका मतलब हो गया तीसरा वाला सही, क्योंकि आप गरीब, देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा तीसरा, केवल बी डी ई क्या है, नवीकरणीय है। और मैंने 2 बता दिया कि 2 जो ऊपर वाले 2 हैं वो अनवीकरणीय है। ठीक है, बी डी ई सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है। देखो ये तो हो गया था हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों के मुख्यतः डैश के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः है। अब शोषण कौन कर रहा है, किसका, पहला है साहूकार और छोटे किसान, दूसरा है छोटे किसान और खेतीहर मजदूर, यानी कि जो छोटे किसान है वो किसका शोषण कर रहे हैं, वो खेतीहर मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। तीसरा है भूमिहीन खेतीहर, मतलब जिनके पास भूमि नहीं है वो वाले किसान, संबंधित मजदूर और ग्रामीण सहकारिता
चौथा है ग्रामीण सहकारिता और साहूकार। तो देखो ये जो कर्ज का जाल है और जो शोषण हो रहा है वो किससे संबंधित है, वो हो जाएगा आपका पहला साहूकार और छोटे किसान। जो छोटे किसान है वो बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं, वो क्या करते हैं, क्योंकि देखो छोटे किसान के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए उसने जितना उसके पास पैसा था उसने बीज लाके बीज बो दिए, ठीक है, खेती खेती में क्या करा उसने, बीज बो दिए और जितना है उसके पास पैसा था वो फसल में लगा दिया। अब क्या होगा, अब उसके घर में अगर कोई बीमार हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, उसे बाहर से लोन लेना पड़ेगा 2-4 हजार रुपए, ठीक है, 2-4 हजार रुपए जब उसको लोन लेना पड़ेगा तो वो अर्जेंट चाहिए उसको, क्योंकि कोई भी आदमी अगर हॉस्पिटल में है तो लोन वोन निकालने में तो कई महीने लग जाते हैं, जितने में वो लोन निकालेगा उतने में तो उसके परिवार का आदमी ऊपर पहुंच जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, साहूकारों से ऋण ले लेते हैं कि भाई हम क्या कर सकें, अपनी फैमिली मेंबर्स को बचा सकें, या फिर आकस्मिक कुछ घटना हो गई, उनकी गाय या भैंस कुछ मर गई तो उसको उसके लिए, है ना, या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ और भी खर्चे आ जाते हैं घर में छोटे मोटे, उनके लिए वो क्या करते हैं छोटे किसान, जो गांव के कुछ रईस लोग होते हैं जो ऋण देते हैं लोगों को, उनसे वो लोन ले लेते हैं। और जो साहूकार होते हैं वो बहुत ऊंची रेट पर ऋण देते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके पास कौन आएगा, वो गरीब लोग आएंगे, ठीक है, तो वो उनको ऊंची दर पर ऋण ले लेते हैं, उनको हिसाब भी नहीं पता होता कई मजदूर लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है ए, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है। देखो ये 7th क्लास की एनसीईआरटी में से आया है क्वेश्चन आपका, संचार वाला, चैप्टर नंबर 6 से आया है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी 7 और चैप्टर नंबर 6 में से आया है मीडिया के बारे में। आर है, संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचनाएं विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण, ठीक है। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, मीडिया होता है। मीडिया का क्या काम होता है कि मीडिया चीजों को बिल्कुल वैसे ही दिखाए जैसे चल रही है ना, जैसे वास्तव में चीजें हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, मीडिया भी अपने फायदे के हिसाब से अपने हिसाब से न्यूज़ों को दिखाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा जो हमारी भारत की मीडिया है उसकी रेटिंग थोड़ी सी गिर गई है, वो अपने हिसाब से काम करती है जैसे मौका लगता है वैसे। जबकि मीडिया का क्या काम होता है लोकतंत्र में, कि वो सही मुद्दों को दिखाए जनता को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है, ठीक है, क्योंकि जो लोकतंत्र है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, मीडिया होता है, और मीडिया क्या क्या काम होता है कि वो सही चीजों को जनता को दिखाए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारत में सरकार काम करती है डैश, कई स्तरों पर, बी राज्य स्तरों पर, सी राष्ट्रीय स्तर पर, डी क्षेत्रीय स्तर पर। अब देखिए इसमें हमें दो ऑप्शन चुनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि दो ही दो हैं तो हम दो चुनेंगे। तो पहला कौन से स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, ठीक है। जबकि जो हमारा भारत है उसमें कितने स्तर पर काम चलता है, 3 स्तर पर काम चलता है। ये आपकी पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से आया क्वेश्चन, आपका 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से आया, चैप्टर नंबर 3 से आया है क्वेश्चन। और उसमें बताया गया है कि जो सरकार के स्तर हैं कितने हैं, 3 है, एक होता है केंद्र स्तर, दूसरा होता है राज्य स्तर और तीसरा होता है स्थानीय, ठीक है। केंद्र स्तर में तो आपका संसद आ गई, राज्य स्तर में आपकी विधानसभा आ गई, और स्थानीय स्तर पर आपकी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ठीक है, और ये नगर पालिका वगैरह ये सब आती है। तो इसका 60 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी और सी दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन नहीं दे रखे ना, जबकि इसमें एक स्थानीय स्तर भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छा बताओ कमेंट में, बुरी कुछ भी गलत लगा है वीडियो में तो प्लीज उसको बताइए क्या आपको गलत लगा है, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधारूं और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।